भारत और दुनिया के तमाम हिस्सों में तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं। खासकर जो भारत में जो विपक्ष है वो लगातार ये सवाल कर रहा है कि क्या मोदी अजेय हैं। 2024 का जो चुनाव का परिणाम था, ऐसा लग रहा था, जिस तरह से विपक्ष ने एक नैरेटिव गढ़ा, उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे समर में, इस पूरे संघर्ष में, इस पूरे युद्ध में अकेले पड़ गई है। पूरा विपक्ष एक तरफ था। आप कल्पना कीजिए, शायद देश में इमरजेंसी के बाद ये पहली बार ऐसा था कि इतनी बड़ी मोर्चेबंदी हुई। उसके बावजूद भी मोदी सत्ता में है। मोदी ने अपना विकल्प कर लिया। इंडिया गठबंधन का जो खेवनहार था वो चुनाव के पहले ही मोदी के साथ हो लिया। आखिर वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी शक्ति है जिससे मोदी अजेय हो जाते हैं? सिर्फ घरेलू मोर्चे पे नहीं, विदेश नीति के मोर्चे पे भी, सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी। वो कौन सी ताकत है जो मोदी को अजेय बना देती है? वो कौन सी शक्ति है जो दुनिया के तमाम हिस्सों में आज के डेट में स्थिति यह है कि भारत और मोदी की राजनीति और मोदी की कूटनीति, मोदी, डोभाल और जयशंकर की डॉक्ट्रिन ने पूरी दुनिया में एक मैसेज दे दिया है कि हर मोर्चे पे जो युद्ध हारते नजर आते हैं मोदी, वो हर लड़ाई जो हारते नजर आते हैं अंत में वहां जीतते हुए दिखते हैं। उदाहरण के लिए, मालदीव ने भारत को आग दिखाई। मालदीव आज भारत की शरण में है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ विद्रोह की आवाज खड़ी की। भारत ने क्या किया? टिट फॉर टैट। वो पाकिस्तान जो बांग्लादेश को एक तरह से सपोर्ट सिस्टम में खड़ा था, जो बांग्लादेश के साथ गलबहियां कर रहा था, भारत ने सेम वही स्थिति पाकिस्तान के लिए कर दी। वही सेम स्थिति पाकिस्तान के लिए कर दिया। अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के लिए जो सरदर्द था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, या वहां की तालिबान सरकार, जिसको पाकिस्तान अपना एक तरह से कौमी भाई मानती थी, पाकिस्तान की सरकार, भारत ने उसके साथ एक गठजोड़ कर दिया। वैसे भी वहां पे जो सामान्य तौर पे जो अफगानिस्तान के लोग हैं, उनको लेके भारत की नीति बहुत स्पष्ट रही है। भारत ने हमेशा जितना भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट हैं, उसमें भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा है। तो हुआ क्या? आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान में जो तबाही मचा रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान में तबाही मचा रही है, उसके पीछे भारत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन के लोग बोल रहे हैं, पाकिस्तान के पत्रकार बोल रहे हैं। तो अगर बांग्लादेश के पीछे पाकिस्तान खड़े होकर ये कह सकता है, यूनिस भाई करो, वो करो, ठीक है, भारत के लिए सरदर्द पैदा करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा भारत कर ही रहा है, लेकिन अगर आप कश्मीर के जिहादियों के साथ खड़े हो सकते हैं, तो भारत बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? भारत अफगानिस्तान के पठान भाइयों के साथ क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? भारत तहरीके तालिबान को समर्थन क्यों नहीं दे सकता है? आप घरेलू मोर्चे की बात कीजिए। अच्छा, उसके पहले एक और बात बता दूं, यही सेम स्थिति श्रीलंका में है। एक समय ऐसा लगने लगा कि श्रीलंका पे चाइना का बहुत प्रभाव है, ये लड़ाई भारत हार रहा है। क्या हुआ? भारत वहां पे भी जीतता हुआ नजर आया। दूसरे मोर्चे पे आप अगर क्या कहते हैं, यूएस से लेके कनाडा तक के मुद्दे पे, आज कहां कनाडा में ट्रूडो की सरकार चली गई। तो आप कमोबेश सारे मोर्चे पे कई बार ऐसा लगता है कि मोदी या मोदी की जो डॉक्ट्रिन है वो हारती नजर आ रही है, परास्त होती नजर आ रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे मोदी वहां फिर से जीतते नजर आते हैं। 2024 में भी यही हुआ। लोगों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी बहुत मुश्किल है।
न सिर्फ मोदी की सरकार आई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अब तक के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी विक्ट्री हासिल की। तो स्थिति यह है कि और वहीं कांग्रेस ने तीसरा सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया। मैं एक बात कह रहा हूं, इस देश में 10 साल शासन करने के बाद आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह का एंटी गवर्नमेंट वेव्स होता है। 10 साल के शासन के बाद भी मोदी की जो भाजपा है वो भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है और विपक्ष अपना पीठ ठोकता है कि हमने मोदी को हरा दिया। तमाशा चल रहा है क्या? मैं एक बात पूछ रहा था जो शुरुआत में मैंने आपसे पूछा, मोदी की वो कौन सा ऐसा राज है, अमित शाह का वो कौन सा ऐसा राज है जिसने उसे अजेय बना दिया है? हर लड़ाई जीतता नजर आता है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, या भारत के मोर्चे पे जो टीम इंडिया है जिसको मोदी बोलते हैं, वो कौन सी वजह है? मैं आपको बताता हूं। वो वजह है एक नेशनल प्राइड। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे मोदी ने लोगों के अंदर एक तरह से नेशनल प्राइड पैदा कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी के पहले इस देश में लोग देशभक्ति होते थे, लेकिन यहां जो सरकार बैठी थी वो देशभक्तों को गाली देती थी, देशभक्ति को गाली बना दिया गया था। मैं बताऊंगा क्यों। अगर आप इस देश से प्रेम करते हैं ना, और आप इस देश के ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप इस देश के डिप्लोमेट्स हैं, तो इस देश की पुरानी सरकारों ने आपको कड़ी से कड़ी सजा देने का निर्णय ले लिया था। आज इस देश में भारत के कोने कोने में रहने वाले भारतीयों में एक नेशनल प्राइड है। जब मोदी न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, अमेरिका में, दुनिया के तमाम हिस्सों में जब इंडियन डायस्पोरा से मिल रहे थे, भारतीय प्रवासियों से मिल रहे थे, बिहार, झारखंड और दिल्ली के लोगों से मिल रहे थे, तो विपक्ष कह रहा था ये कौन सी राजनीति है। जब मोदी हाउडी मोदी कर रहे थे तो लोग कह रहे थे ये कौन सी राजनीति है, ये क्या तमाशा है, मोदी जी तो तमाशा कर रहे हैं। मोदी जी तमाशा नहीं कर रहे थे। ये एक नेशनल प्राइड को लेके एक मोदी द्वारा गढ़ा जाना, बुना जाने वाला एक बड़ा खेल था, एक बड़ा कथा थी जो भारत निर्माण के लिए जरूरी थी। एक नया भारत बनाने के लिए इस नेशनल प्राइड की जरूरत है। और मैं आपको बताता हूं, पिछले 50 सालों में इस देश के कम्युनिस्टों ने, इस देश के वामपंथियों ने, उदारवादियों ने क्या किया? भारत की जो नेशनल प्राइड था उसको गाली दी है। आप कहते हैं आप पिछले 40-50 सालों में मुगलों के अलावा इस देश को बताया गया कि इस देश का इतिहास ही शुरू होता है 7वीं सदी से। इस देश में यह बताया गया कि इस देश में जो भी कुछ स्वर्णिम था, सुंदर था, वो सब मुगलों के दौर में पैदा हुआ। आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि हमारे हजारों साल की जो संस्कृति है उसने कुछ भी नहीं दिया है। इस देश के लोगों ने भूल गए, इस देश के लोग, इस देश में अशोक पैदा हुए थे, इस देश में गुप्त वंश था, इस देश में हर्षवर्धन थे, इस देश में राम और कृष्ण जैसे माइलस्टोन थे, इस देश में बुद्ध थे, इस देश में महावीर थे। भूल गए लोग। क्यों? बच्चों को आप प्राइमरी स्कूल से अमन की आशा और गंगा जमनी तहजीब के नाम पे आप सिर्फ इस्लाम का इतिहास पढ़ा रहे थे। बुराई नहीं है, इस्लाम भी पार्ट है इस देश का। भारतीय इस्लाम इस देश का एक गौरवपूर्ण पार्ट है। लेकिन आपने यह क्यों नहीं बताया कि मुगल साम्राज्य के कई गुना साम्राज्य अशोक का था, अफगानिस्तान तक फैला था। आपने यह क्यों नहीं बताया कि इंडोनेशिया से लेकर मलय तक और चाइना तक भारत का सांस्कृतिक प्रभाव था। आपने यह क्यों नहीं बताया कि 40 देशों में बुद्ध का एक सांस्कृतिक प्रभाव था। आपने यह क्यों नहीं बताया कि जो नंबर सिस्टम आज जिस पर पूरी दुनिया गर्व करती है वो भारत से मिला। आपने यह क्यों नहीं बताया कि आयुर्वेद भारत की देन है, ज्योतिष भारत की देन है,
आप तमाशा कर रहे थे, आप पूरे देश में, आप भारत के इतिहास को मिटाने की साजिश में शामिल थे। और इस देश में इस विपक्ष को इसका जवाब देना होगा। 50-60 सालों में आप इस देश की इतिहास को, स्वर्णिम इतिहास को रौंदते रहे हैं। आपको इसके लिए माफ नहीं किया जा सकता है। आपको इसके लिए माफ नहीं किया जाना चाहिए। मैं इरफान हबीब को सुन रहा था अभी 3-4 दिन पहले। इरफान हबीब, इस देश के सो कॉल्ड मार्क्सिस्ट इतिहासकार, सारे के सारे मुगल लिटरेचर कह रहा है कि संभल में एक भारत के हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए, सनातन राम और कृष्ण के बाद एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। वहां कल की अवतार होना है, वहां हमारे भविष्य के भगवान को आना है। इरफान हबीब कह रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। तुम्हारे लगने से चलता है तुम्हारा इतिहास। तुमने जो इस देश के सो कॉल्ड वामपंथियों के साथ मिलकर तुमने इस देश के साथ जो साजिश किया है, तुम सभी ने, उसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, इस देश में राजनीति ही करने के लिए सभी आए हैं। मैं यही नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पवित्र पार्टी है जो इस देश में संत कार्य के लिए आई है। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द लॉस्ट रिसॉर्ट ऑफ स्काउंड्रल पीपुल। राजनीति दुष्ट व्यक्तियों की अंतिम आश्रय स्थली है। राजनीति बुरे लोगों की अंतिम आश्रय स्थली है। लेकिन हमने तय कर लिया है कि हम इन बुरे लोगों में सबसे कम बुरा चुनेंगे। हम इन बुरे लोगों में सबसे कम बुरा चुनेंगे। ये हमने तय किया है, ये इस देश ने तय किया है। हमारा वोट उस प्राइड को लौटाने के लिए है। तो एक बात समझिए कि मोदी की विजय और मोदी के अजय होने के पीछे ये वजह है, ये प्राइड है। ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्राइड है ना, जो भाजपा के मूल में निहित है, जो संघ के मूल में निहित है, वो नेशनल प्राइड। आप यकीन मानिए, और मैं ये बात जब बोल रहा हूं तो इस बात को सुनने के बाद बहुत लोगों को बुरा लगेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में बैठे हुए तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस में हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन पार्टियों में बैठे हुए बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से प्रॉक्सी एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं। आप रोक नहीं सकते उनको, आप रोक नहीं सकते हैं, रोक पाओगे भी नहीं। कांग्रेस में, शरद पवार की एनसीपी में, उद्धव की शिवसेना में और देश की दूसरी तमाम पार्टियों में बैठे हुए तमाम लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ हैं। वो सार्वजनिक तौर पे तो नारा लगाते हैं, भैया जी जिंदाबाद, लेकिन घर में जब बैठते हैं तो कहते हैं ठीक कर रहे हैं मोदी, ठीक कर रहे हैं योगी। क्योंकि मोदी ने उनको एक नेशनल प्राइड दे दिया है, उनको एक आइडेंटिटी दे दिया है, एक कल्चरल आइडेंटिटी दे दिया है। और एक बात जान लीजिएगा, इस बात को स्पष्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये देश जो है ना, मूलतः सांस्कृतिक प्रधान देश है। इस देश में अर्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां संस्कृति और धर्म की महत्ता है। बहुत से प्रॉक्सी एलिमेंट हैं जो भाजपा के अलावा दूसरी पार्टी में बैठे हुए भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आप ऐसी लड़ाई जीत ही नहीं सकते हो। अच्छा, एक बात समझो, ऐसे आपकी लड़ाई हो, दुश्मन पार्टी है या दुश्मन जो आपका एक ब्लॉक है, उसने आप ही के सेना में ऐसे लोगों को फिट कर दिया जो उसके आदमी है। ये लड़ाई आप जीत पाएंगे क्या? कभी नहीं जीत पाएंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। भूल जाइए, घर जाइए, घर जाइए, आराम से बैठ के भजन कीजिए, हो सकता है भगवान सद्बुद्धि दे दे। आप ये लड़ाई नहीं जीत सकते। भारत के मूल में सनातन है, वापस लौटिए, नहीं तो नंगे हो जाएंगे। ये जो कुछ कपड़े अभी थोड़े बहुत दिखाई पड़ रहे हैं, सब खत्म हो जाएंगे। नमस्कार, देखते रहिए कोजागरी। एक बात और, एक मेरी रिक्वेस्ट, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपके दिमाग में भी कोई इस तरह का सवाल आ रहा है, तो हमें मैसेज करें। हम जो अगर कोई ऐसा विषय, जो विषय हमें भी समझ में आता है कि इस पर वीडियो बनाया जाना चाहिए,
उस पर हम न सिर्फ वीडियो बनाएंगे बल्कि उस व्यक्ति का नाम, उस जो भी वो हमारे दर्शक होंगे, सम्मानित दर्शक, उनका नाम भी हम प्रोग्राम में लेंगे। अगर आप कोई फोटो दे सके तो हम उनकी फोटो भी दिखाएंगे उस प्रोग्राम में, और बाकायदा हम विथ रिस्पेक्ट उनका नाम लेंगे कि उनसे इंस्पायर होकर ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आपको जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे नीचे एक मेल दिखाई पड़ रहा होगा और दूसरे भी जो सोर्स होंगे वो दिखाई पड़ रहे होंगे। आप वहाँ हमें ये अपने ये सवाल हमें मेल कर सकते हैं। आप कोजागरी को यूं ही समर्थन देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।